हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका लीगल लॉ चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमपी सेट पेपर 2023 जो रिसेंटली हुआ है। और ये जो पेपर है वो 2022 का है, लेकिन इसका कंडक्ट जो है वो अभी कराया गया 2023 में। मेरा सब्जेक्ट है लॉ और मेरा पेपर सेट आया था बी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मेरा पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का। मतलब ये 51 नंबर हमारे लॉ पेपर में दिया हुआ है और इससे पहले 50 क्वेश्चन हम पेपर 1 के कर चुके हैं, इसीलिए ये 51 नंबर का है। लेकिन एक्चुअली ये लॉ का पहला पेपर है, मतलब पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ऐसे कोई पुरुष जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, वह अपराध है स्टॉकिंग, जो 354D में डिफाइन किया गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावनापूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता और आघात के परिणामस्वरूप रोगी की मृत्यु हो जाती है। ए ने कौन सा अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया। ये आईपीसी की सेक्शन 93 ऐसा बोलता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है ए को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। ए ने उसको ले लेने से कौन सा अपराध किया? संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। ये आता है 403, आईपीसी का सेक्शन 403, उसका एक्सप्लेनेशन बोलता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 54 का। जो कोई ठग होगा वह दंडित किया जाएगा इम्प्रिजमेंट से, मतलब इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, मतलब आजीवन कारावास से जिसको दंड भी दिया जाएगा। फिर हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है कुल रचना के लिए दंड किसी भी भांति के कारावास से बढ़ाया जा सकता है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना, जो आईपीसी के सेक्शन 468 में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है लोक सेवक कौन नहीं है, पूछा है, नहीं है, तो इसका आंसर है हमारा नगर पालिका पार्षद। आईपीसी लोक सेवा का डेफिनेशन जो है आईपीसी में सेक्शन 21 में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है युद्ध करने की कल्पना को सुखद बनाने के आशय से छिपाना, तो आईपीसी के सेक्शन 123 में दिया गया है। और इसके लिए जो है जैसे कोई सुखद बनाएगा तो उसको 10 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट भी दिया जाएगा। ये जैसे इधर दिया हुआ है 10 ईयर का सजा। फिर अगला क्वेश्चन आता है सिक्का को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 230, इसका चैप्टर नंबर है 12। फिर अगला क्वेश्चन आता है विल शब्द घोतक है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, मतलब वसीयती दस्तावेज, जो आईपीसी के सेक्शन 31 में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य होना किस धारा में परिभाषित किया गया है? 442। फिर अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार का अपकृत्य दायित्व दिया गया है? 300 टोटियस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। दो टोटियस लायबिलिटी 2 में दिया गया है, मतलब दो ऐसा सेक्शन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, जैसे 294 का 4 एंड 300। तो ये 294 का 4 जो है वो 300 के बारे में, मतलब 324 के बारे में बोलते हैं। इसमें पार्ट चैप्टर 3 है और इसका पार्ट नंबर है 12। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत्य में प्रतिनिधित्व दायित्व का एक अच्छा उदाहरण नहीं है? एक अच्छा उदाहरण नहीं है, वो आएगा ये लाइबल ऑफ द पेरेंट्स फॉर द अदर, मतलब एक पार्टनर नहीं, सॉरी ये आएगा अपने बच्चों के लिए माता पिता का दायित्व। तो अपने बच्चों के लिए माता, इसमें नहीं बोला है ना, ये वाला नहीं। तो देख, अपने बच्चों के लिए माता पिता का दायित्व, फादर इज अ लाइबल फॉर सन टॉट नॉट एज हिज फादर, मतलब जो फादर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ड्यूटी टू सर्व द चाइल्ड एक्टिविटी, मतलब अपने बच्चों की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना और उस पर कंट्रोल करने का पूरा दायित्व किसके ऊपर होता है? पेरेंट्स के ऊपर। तो उसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे। जैसे फिर आता है मोटर वाहन अधिनियम 1928, अभी के जो नेट हुआ था दिसंबर, उसमें बस इतना ही पूछा गया था कि मोटर वाहन अधिनियम का जो सन है, मतलब किस सन को आया था, वो क्या था? तो ये 1988 यही दिया गया था। फिर हमारा आता है अगला क्वेश्चन। हाँ, बिना त्रुटि के दायित्व का प्रावधान दिया गया है 140 में, जिसमें अगर कोई मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो जिस फोरम के फैसले से संतुष्ट नहीं होने अथवा असहमत होने की स्थिति में राज्य उपभोक्ता आयोग ने किस समय सीमा के अंदर अपील की जा सकती है? 30 दिन, सेक्शन 41 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगला क्वेश्चन, अपकृत्य के विधि के अंतर्गत निंदनात्मक शब्द को संबोधित किया गया है माइंड से। जैसे जो दायित्व, मतलब जो हमारा टॉर्च जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है सिलेंडर, एक होता है लाइबल जो होता है वो परमानेंट होता है, सिलेंडर जो होता है वो टेम्पररी होता है। लाइबल जो होता है वो आंख से होता है, जबकि सिलेंडर जो होता है वो ईयर से होता है। और ये जो होता है, ये लाइबल जो होता है वो रिटर्न में होता है, जबकि सिलेंडर जो होता है वो स्पोकन में होता है, बोल करके जाते हैं। तो मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये ईयर नहीं आएगा जी, यहाँ पे ये माइंड आएगा, हमने गलत किया हुआ है, ये ईयर नहीं आएगा, इसको हटाओ। ये माइंड आएगा, माइंड से। और लाइबल जो होता है वो आई से होता है, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ हम आँख से ही देखते हैं और बोला हुआ चीज़ हमारे माइंड में प्रोसेस होता है वो चीज़, इसलिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अपकृत्य विधि के अंतर्गत संयुक्त अपकृत्यकर्ता का दायित्व है जॉइंट टॉर्ट फीसर, ओनली जॉइंट, उनका लाइबिलिटी ओनली जॉइंट होगा। फिर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि सदस्य होना चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता होनी चाहिए, ये बोला गया है मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में जो सेक्शन 165(3) के अंतर्गत बोला गया है। एंड
और उसमें से जो अपॉइंटमेंट जो मेंबर होंगे उसमें से 2 जो है वो नॉमिनेटेड होंगे। ये क्या गया है 165 और इसे आप रिलेट कर सकते हैं 165 और ये 2 नॉमिनेटेड होगा 2 में से एक नॉमिनेटेड होगा ना। फिर आता है हमारा पिजन होल थ्योरी। तो पिजन होल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो पिजन होल थ्योरी के लिए हमारे सामन महोदय बहुत ही फेमस आदमी है। पिजन होल थ्योरी सामन महोदय ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश ज्यूइस है। और ये टॉट सामान जी बोलते हैं कि टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है, जिसमें रेमेडी दिया जाता है जो कॉमन लॉ जो अनलिक्विडेटेड ऑफ डैमेज होता है उसके लिए। फॉर एग्जांपल है जैसे स्पेसिफिक के लिए रेमेडी देंगे ना, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सारी चीज़ों के लिए। और मियर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन भी बताता है। मियर इक्विटेबल मतलब पास का जो ऑब्लिगेशन है उसको। और इसमें ये भी बताया गया है कि डिफेंडेंट ओनली लाइबल फॉर, मतलब पिजन होल थ्योरी में अगर कोई डैमेज होता है तो डिफेंडेंट जो होता है वो लाइबल होता है। मैं पर्टिकुलर कैटेगरी जैसे पिजन होल इन डिस्टिंक्ट ज्यूरीज एंड सेपरेट एंड डिस्टिंग्विश। फिर आता है हमारा एक्ट ऑफ गॉड का बचाव लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पूर्ण होना चाहिए? तो इसमें ऑल ऑफ द एबव किया गया है। मतलब एक्ट ऑफ गॉड दैविक कृत्य को यहाँ से विस मेजर भी कहते हैं हम। ये वर्किंग ऑफ द नेचुरल फोर्स होना चाहिए। अक्यूरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड नॉट द वन विच कुड हैव बीन एंटिसिपेटेड होना चाहिए एंड बियॉन्ड द कंट्रोल, मतलब मानव के कंट्रोल से बाहर होना चाहिए कोई भी चीज़, तभी तो वो दैविक कृत्य लाएगा ना। अगर कोई भी चीज़ पे हमारा कंट्रोल, मतलब जैसे अगर कोई चीज़ घट रही है उसमें हम कंट्रोल कर पा रहे हैं तो वो दैविक कृत्य नहीं हो पाएगा। फिर आता है हमारा विधिक अधिकार का उल्लंघन न होने का उदाहरण एक लीगल मैगजीन पर आधारित है, वो है डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजरी। इंजूरिया ये लैटिन वर्ड है ना, डैमनम साइन इंजरी, इंजरिया साइन, डैमनम, ये सारे लैटिन वर्ड हैं जो कि हमारे टॉट में दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब को 500 रुपये अदा करने का अब ब को 5,000 रुपये अदा करने की संविदा करता है। यदि ब का घर अग्नि से जल जाता है तो देगा ना 5,000 रुपये। तो दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 31 में दिया गया है। फिर प्रतिभू की मृत्यु से उसे दायित्व से मुक्त करती है, मतलब डेट ऑफ द श्योरिटी डिस्चार्ज हिम फ्रॉम, है ना। कंटिन्यूइंग मतलब चल प्रत्याभूति में भविष्य के व्यवहारों में कंटिन्यूइंग गारंटी एज अ फ्यूचर ट्रांजेक्शन। तो ये कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 131। मतलब अगर कोई लीगल एयर्स है हमारे, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी थी तो उसकी अगर कोई लीगल एयर है तो लेन देन के लिए ऑब्लिगेटेड है जितना एग्जिस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी हो, नॉट लाइबल पर्सनली, मतलब वो पर्सनली लाइबल नहीं है, उसका ऑब्लिगेटेड है तभी वो लाइबल होगा। फिर आते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। क और ख गलत विश्वास पर संविदा करते हैं कि विशेष ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा बाधित है या संविदा शून्य करनी नहीं है, जो सेक्शन 31 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। विधि की भूल नॉट वॉइडेबल, जबकि फॉरेन लॉ का मिस्टेक जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की कौन सी धाराएं मार्गदर्शक अधिनियम 1930 द्वारा निरसित की गई है? तो 76 से 123, मतलब 76 से 123। फिर 75 आता है संविदा भंग से हुई हानि के लिए प्रतिकर देने में कौन सा प्राथमिक सिद्धांत निहित है? पीड़ित पक्षकार को समायोजित करना संविदा भंग के लिए उत्तरदायी पक्षकार को, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर है पीड़ित पक्षकार को होने वाली क्षति को क्षतिपूर्ति करना। सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वचन पत्र होता है प्रॉमिसरी नॉट शुड बी, वचन पत्र होता है रिटर्न में ऑब्टेन प्रॉमिसरी टू एंड इसके अलग रुपया में होगा नॉट शुड बी, वचन पत्र नॉट शुड बी नहीं होगा तो रिटर्न में होता है कि प्रॉमिस टू पे शुड बी पेबल इन अ मनी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति कंपनी का निदेशक बनने के योग्य नहीं है यदि वह अनसाउंड माइंड का है, यदि वह इंसॉल्वेंट है या अप्लाई किया है इंसॉल्वेंट के लिए, तो एडजुडिकेटिंग एज द इंसॉल्वेंट, ऑल ऑफ द अबव आई विल आंसर। हमारा अगला टॉपिक है रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन हु हैज टेकन शेयर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोस्पेक्टस इन विच अनट्रू स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड। मतलब एक व्यक्ति को कौन सा नोटिस प्राप्त है जिसने प्रोस्पेक्टस के असत्य कथनों के आधार पर अंशों को खरीदा है। कपट के लिए क्षतिपूर्ति, फिर प्रतिकर भी देना होगा, फिर क्रिमिनल लायबिलिटी भी इंपोज होगी और ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है एक मालिक अपने नौकर को साइकिल खुद को बाजार से कम मूल्य में बेचने को कहता है। नौकर द्वारा दी गई सहमति कौन है? असमनक असर, जो कि सेक्शन 16 में दिया गया है, मिस्टेक 21 में दिया गया है, फ्रॉड 17 में दिया गया है, कोर्सन 15 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद संविदा भंग हेतु नुकसानी से संबंधित है? हेनले वर्सेस बक्सेंडल, मतलब हेनले वर्सेस बक्सेंडल का केस। फिर अगला क्वेश्चन आएगा याज्ञवल्क्य स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा के लेखक कौन थे? तो विज्ञानेश्वर, हिंदू लॉ के बहुत बेहतरीन आदमी, इन्होंने लिखा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू विवाह की शर्तें, सेक्शन 5। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि एक महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण भरण पोषण की हकदार है? यह विवाह के पक्ष में एक धारणा है तथा विधिक रूप से वह विवाहित पत्नी के समान भरण पोषण की हकदार होगी। इसका लेटेस्ट केस है 2011 का चुनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा के केस में ऐसा कहा गया था। मुस्लिम विधि में अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया गया दान इज अ वैलिड। अगला क्वेश्चन आता है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय किया कि एक हिंदू माता पिता अपने बच्चे के पिता के जीवन के दौरान भी अपनी वयस्क दादी की प्राकृतिक संरक्षक हो सकते हैं यदि पिता बच्चे की देखभाल नहीं कर रही है? तो गीता हरिहरन केस बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंडी इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट के लिए कहो या सेट के लिए कहो, सब ये क्वेश्चन आता है। मतलब एक नंबर यूजीसी वाला या सेट पेपर वाला देता ही है। सिया विधि में मेहर की न्यूनतम विधि राशि सिया विधि में निर्धारित नहीं की गई है। मुस्लिम विधि में अल और रद्द के सिद्धांत संबंधित है, विरासत से, इनहेरिटेंस से संबंधित है। इसमें से मतलब जो ऑल होता है ना, AUL जो होता है वो शेयर रिड्यूस करता है और जो रद्द होता है ना वो शेयर इंक्रीज करता है।
ठीक है, इंक्रीज करते हैं। समान सिविल संहिता प्रतिस्थापित करेगी फैमिली लॉ को। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से मुद्दा विवाह के लिए सही कथन है। इज अ टेम्पररी मैरिज, फिक्स्ड मैरिज, सिया लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है, नॉट अ सुन्नी लॉ, इसलिए सी इसका आंसर होगा। फिर अगला आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत किस सरकार के पास ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो पर्यावरण के संरक्षण, उसकी गुणवत्ता सुधार और पर्यावरण के निवारण, उसके नियंत्रण या उसके उपशमन के लिए आवश्यक समझे। तो ये होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 3(1)(a). फिर आता है हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय है नैरोबी जो केन्या में है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक अधिनियम है, मतलब संरक्षण और सुधार के लिए, पर्यावरण के सुधार के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त सभी। विकास के किस अधिकार के अंतर्गत संसद ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया भारतीय संविधान में? तो इसका आंसर आएगा 252. The first legislation which gives such a comprehensive list of endangered wildlife species and which prohibited hunting of the wild। मतलब जो 352 का सब क्लॉज 2 जो है वो बोलता है कि जो हंटिंग है, मतलब शिकार करना वाइल्ड लाइफ एनिमल का, तो उसको प्रोहिबिटेड किया गया था। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का मूल कर्तव्य सम्मिलित है वन, झील, नदी, ऐसे ये वाला आएगा, वन, झील, नदी, वन्यजीव और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ये कहा गया था 51A जी से आगे ये याद रख सकते हैं ना, जी से ग्रीन। फिर पर्यावरण प्रभाव आकलन आवश्यक है, मतलब एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट आवश्यक है सभी चीज़ के लिए। विकास के परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, विकासात्मक परियोजना के कारण भविष्य में होने वाले परिवर्तन के लिए, या सामाजिक मूल्यों या पर्यावरण की गुणवत्ता के बीच विरोधाभास के मध्य संतुलन बनाने के लिए। जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट आया था वो पुराना था 1976 का, और इसमें प्रेजेंट आया था 2006 में। तो पुराना में जो था ना वो बहुत सारा प्रोसेस था। अगर हम एक एनवायरमेंट इंपैक्ट, अगर कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उसके लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसके लिए 10 ग्राउंड दिए गए थे। लेकिन अभी जो 2006 का अमेंडमेंट है उसमें केवल 3 ही ग्राउंड दिया गया है, जो कि सही नहीं है। आप पॉल्यूशन फैला रहे हो फिर भी आप तुरंत खोलो, चेंज कर दो, ये थोड़ी ना सही है। फिर आता है मौलिक मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण का शुरुदिन आंदोलन आरंभ हुआ था जब संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा उसे घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। फिर अगला क्वेश्चन आता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से तात्पर्य है सिविल व राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा, सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार की प्रसंविदा। पर्यावरण मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग को किस बात की विचारधारा करने वाले सिविल न्यायालय की समग्र शक्तियां होगी जब वह किसी मामले का अन्वेषण कर रहा होगा जो संबंधित है महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षक उपाय, महिलाओं के लिए संसार रक्षा का उपाय, जो महिलाओं व विधिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में। तो ये इसका आंसर आएगा ए, बी दोनों। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बौद्धिक संपदा की परिभाषा देता है? पेरिस कन्वेंशन अनुच्छेद 2(1). फिर अगला आता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन को स्थापित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? 1967, जो कि मेरा गलत हुआ था, 1961। फिर भारतीय प्रतिलिपि अधिनियम 1957 की कौन सी धारा लेखक को विशेषाधिकारों के बारे में प्रावधान करती है? इसका सेक्शन 53 प्रतिलिपि अधिकार मतलब ये जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का। मतलब ये ना जैसे प्रतिलिपि अधिकार जो होते हैं ना वो जो उसके ओनर होते हैं उनको 2 राइट देता है, एक पैटर्निटी राइट देगा और दूसरा इंटीग्रिटी राइट देगा। इंटीग्रिटी राइट में जो है ऑथर को प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड अदर अल्टरेशन। अगर कोई ये सारी चीज़ करता है, डिस्टॉर्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द अल्टरेशन अगर करता है तो ऑथर जो है उसको उसके ऊपर केस कर सकते हैं। फिर पैटर्निटी का मतलब है कि ऑथर जो है उस पर उसका पित्रात्मक मतलब वो उस पर उसका पूरा कंट्रोल हो, चाहे उसका क्लेम हो, चाहे उसका रेवेन्यू जनरेट हो, ये सारी चीज़ों का राइट जो है ऑथर को होगा और वो सारी दुनिया को उस राइट से अपोज करेगा। मतलब बोलते हैं ना कि बाहर कर दे, पूरा मेरा ही राइट है ऐसा। फिर नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ AIR 2013 S 1311 का भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की कौन सी धारा से संबंधित है? तो ये सेक्शन 3D जो है रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसका ब्रीफ में फैक्ट ये था कि नोवार्टिस जो था वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया था जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था, तो वो गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको गया हाई कोर्ट, तो वो ट्रिब्यूनल भेजा, जब ट्रिब्यूनल तो सुप्रीम कोर्ट के पास केस दिया तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिजेक्ट कर दिया गया। फिर पेटेंट के अति उल्लंघन से संबंधित वाद किस न्यायालय में संसिद्ध किया जा सकता है? एकदम इजी क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, अगर आपको अपील करना है तो हाई कोर्ट में करोगे तो हाई कोर्ट में अपील काउंटर क्लेम के भी कर सकते हैं और वैलिडिटी ऑफ द पेटेंट के लिए भी कर सकते हैं। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की किस धारा में व्यापार चिन्ह के पंजीकरण से इनकार करने के सापेक्षिक आधार वर्णित है? सेक्शन 11(1). रिफ्यूजल ग्राउंड मतलब ये रिफ्यूजल ग्राउंड टू रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूजल होंगे। भौगोलिक उपदर्शन शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एग्रीकल्चर गुड के लिए, नेचुरल गुड के लिए एंड मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। फिर अगला आते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 21 के अंतर्गत कौन सा प्राधिकार सामूहिक लाभ साझा करने का निर्धारण करता है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकारी, सेक्शन 21। इक्विटेबल बेनिफिट, सामूहिक लाभ, इक्विटेबल बेनिफिट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी धारा असंज्ञेय और जमानती है? असंज्ञेय मतलब नॉन कॉग्निजेबल और जमानती मतलब बेलेबल, सेक्शन 66F बेलेबल F। फिर कंप्यूटर हैकिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत क्या दंड प्रावधानित किया गया है? तो इसमें प्रावधानित किया गया है 3 वर्ष का कारावास तथा 5 लाख रुपए का अर्थदंड दोनों। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दे देती हूँ आप लोग को। जैसे 66 जो है वो हैकिंग विथ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, ये पनिशमेंट दिया गया है 66F में, ये हैकिंग दिया गया है, तो ये 3 साल और 5 लाख रुपए ये वही है। फिर इसका 67 जो है वो जैसे पब्लिशिंग द ऑप्शन मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर हम कोई ऑप्शन है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश करते हैं तो हमें 5 साल का दंड और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, जो IPC में डिफाइन किया गया है 469 और 509 में। 469 और 509 में इसमें एक केस भी था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुहास कट्टी,
केस है, आप लोग अच्छे से देख लेना ब्रीफ में। तुलनात्मक विधि का उद्देश्य है विश्व में प्रचलित विधि व्यवस्थाओं की विभिन्नताओं को समझना। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि भारतीय संविधान मजबूत केंद्रीय प्रवृत्ति वाला एक संघ है, केसे हियर। फिर आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी प्रणाली है, जिसका अर्थ है। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप लोग देखिएगा, मैंने सर्च किया पर मुझे मिला नहीं एक्यूरेट आंसर, मैं कंफ्यूज, बहुत सारा कंफ्यूजन था, मैं पढ़ने पाई। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रण है। ये एमपीपीएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन लगता है, क्योंकि ये ना ये क्वेश्चन नंबर 337 में भी दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 114 में भी दिया गया है, ये जो पढ़ रहे हैं। फिर इसमें आता है, यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना न्यायालय को विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र करने के लिए किस अधिनियम द्वारा किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट। यूनाइटेड किंगडम जो हमारा यूके है, वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना न्यायालय को विधायिका तथा कार्यपालिका से स्वतंत्र करने के लिए किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005। ये हमारा न्यायपालिका और कार्यपालिका के बारे में था। फिर यूके का न्यायपालिका कार्यपालिका के बारे में अब हम आते हैं उमर्स में। लोकपाल संस्था की उत्पत्ति सबसे पहले 1809 में किस देश में हुई थी। तो स्वीडन में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा अधिनियम प्रत्येक कॉर्पोरेट या व्यक्ति को राष्ट्रीयता को ध्यान दिए बिना सरकारी अप्रकाशित दस्तावेज तक पहुंच का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार प्रदान करता है, जिसे प्रशासक गोपनीय रखने का प्रयास करते हैं। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम देख यूएसए का है, यूएसए। फिर अगला क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बीच किसके लेखन में थे। लॉक एंड सैमुअल रदरफोर्ड। कौन सा कथन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संयुक्त राज्य सरकार की संशोधन करने की शक्ति से संबंधित शर्तें हैं। मैंने तो ये लगाया है, पर मैं इसका आंसर नहीं खोज पाई थी किसी कारण से, आप लोग खोज लेना। फिर आता है, अनुच्छेद 32, 226, 227 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को संविधान का मूलभूत ढांचा किस मामले में निर्धारित किया गया है। IR को होल्गो बनाम तमिलनाडु केस में, एल चंद्र कुमार केस में, या कॉमन कॉज भारत संघ के केस में, यूपी केस में। तो इसका केस है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है, जब हम जन्म लिए थे तब तो इसका मामला था। और जो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2018 का था, ये पेसिव एथेनेसिया के बारे में बात करता है, एक्टिव एथेनेसिया के बारे में बात नहीं करता है। और सबसे पहले IR कोविलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस जो है वो पार्लियामेंट वो कन्फ्लिक्ट पावर के बारे में बात करता है, दो अथॉरिटी के बीच में, मतलब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो ये लड़ाई वाला केस था IR कोविलो का केस, और एल चंद्र कुमार का केस जो है वो वही था, जुडिशियल रिव्यू का था। फिर आता है, किसने कहा कि विधि की एक संतोषजनक परिभाषा को तलाश कर स्थापित करने का प्रयास वैसा ही है जैसे विधि शास्त्र को सीमा में सीमित करना, जिससे बचने का वह निरंतर प्रयास कर रहा है। प्रोफेसर कीटन महोदय। बचने का प्रयास कीटन। कौन सा न्यायविद ऐतिहासिक विधि विचार शाखा से संबंधित है। सर हेनरी मेन, जो 1822 से लेकर के 1888 तक थे। 888 हेनरी मेन, याद रखना भाई। पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ द मोरल एंड द लेजिस्लेशन इज द प्रोफेसर बेंथम। प्रोफेसर बेंथम के थे, और इनका जो एडिशन, मतलब इसका जो एडिट करके दिए वो थे GH बर्नस एंड HLA हार्ट द्वारा इसको एडिट किया गया था। मोरल एंड द लेजिस्लेशन दिया था बेंथम के द्वारा, क्योंकि बेंथम जो है वो लेजिस्लेशन को सपोर्ट करता था, कोडिफिकेशन को सपोर्ट करता था। नीचे दिए गए सारी जो दर्शित की गई हैं, जैसे राइट, ड्यूअल कोरिलेशन, राइट का होगा कोई अधिकार नहीं, ड्यूटी का होगा विशेष अधिकार, मतलब प्रिविलेज, पावर, अक्षमता, दायित्व, मुक्ति, ये हाफ फ्रेंड की थ्योरी है। NTA, UGC नेट और हमारे जो सेट एग्जाम है उनका ये फेवरेट टॉपिक है, तो दोनों पर आपको ऐसे मिलेगा। यह सिद्धांत इस प्रावधान पर टिका हुआ है कि केवल मानव प्राणी के ही हित और अधिकार हो सकते हैं, और यह निगम केवल एक विधिक उपकरण या सूत्र है जो बहुत जटिल व न्यायिक संबंधों को अधिक सरलता से समझने में सक्षम बनाएगा। उपयुक्त वर्णित सिद्धांत है। ब्रैकेट थ्योरी। किसने कहा है कि कब्जे में दो अवयव होते हैं, कार्पस पजेसनिस मतलब प्रभावी नियंत्रण, और एनिमस डोमिनी मतलब स्वामित्व का इरादा। इज्जत सामन महोदय जी ने कहा है, क्योंकि हमको पता था लेकिन हम गलत करके आए हैं। एसबी बनाम वाइट मामले में वादी को संसदीय चुनाव में प्रतिवादी रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा वोट देने के उसके अधिकार से गलत तरीके से वंचित कर दिया गया। वादी जिस प्रत्याशी को अपना वोट देना चाहता था वह चुनाव में जीत गया, लेकिन कौन सा लैटिन मैगजीन इस बात को समझाता है। इंजूरियस एंड डैम इंजरी विदाउट डैमेज। इंडिया में जो केस हुआ था, इंडिया में एकदम डिटो ऐसे ही केस हुआ था, इसका नाम था मिस्टर सुमित वर्सेस GNCTD। GNCTD का मतलब हुआ गवर्नमेंट ऑफ अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली, 2015। अगला केस आता है, निम्नलिखित में से विधिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कार्ल मार्क्स द्वारा। कार्ल मार्क्स जी कुछ बोलते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक पोस्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ द क्लास, कैरेक्टर ऑफ द लॉ एंड डॉक्ट्राइन टू द विथ वेदरिंग अवे ऑफ द लॉ। कार्ल मार्क्स का बुक पढ़ना बहुत ही बेहतरीन आदमी थे। एक न्याय जो न्याय के सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए समाज में संसाधनों, अवसर, विशेषाधिकारों के साथ साथ मजदूरी, लाभ, आवास, चिकित्सा, देखभाल, कल्याणकारी योजनाओं के न्यायपूर्ण वितरण से संबंधित है। इसके खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, सोशल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस। ये जो ऊपर दिया है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस है। इसका प्रमुख कार्य महिलाओं को अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करना तथा महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु परामर्श की व्यवस्था भी करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर अ वुमेन मतलब प्रोटेक्शन टू द वुमेन अगेंस्ट एट्रोसिटीज एंड अरेंज द कंसीडिंग फॉर वुमेन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में कहा कि प्रसारण भारतीय संविधान का भाग है। बहुत ही फेमस केस स्वतंत्रता भारती 1973। फिर आता है, प्रशासनिक विधि की निम्न परिभाषा किसने दी है। प्रशासन से संबंधित विधि है, यह प्रशासनिक अधिकारियों से संगठन शक्ति और कर्तव्य को निर्धारित करता है। आइवर्जिनी। निगम कर की सूची के अंतर्गत आता है, ये कंकरेंट सूची मतलब समवर्ती सूची। किस आधार पर आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुच्छेदों को निलंबित किया जा सकता है। वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन को जो है वो 44वें अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। प्रशासनिक कार्यवाही के न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है रिव्यू ऑफ द जुडिशरी, न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। 110 धन विधेयक 110। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50, मैंने बोला था ना ये वाला क्वेश्चन 114 134 तो क्वेश्चन है वही है, मतलब 50 अनुच्छेद 50 के बारे में बोलता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। सीधी सी बात, इंग्लिश को सम्मिलित नहीं है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सारे हमारे इससे रिलेटेड है। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग को किसी सदस्यता का हटाया जाना व निलंबित किया जाना उल्लिखित है। 317। अनुच्छेद 371 का राज्य के संबंध में विशेष उपबंध सन्निहित किए गए हैं। असम के बारे में
अंतरराष्ट्रीय विधि शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था जर्मी बेंथम के द्वारा। फिर आता है इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिसिंग पॉइंट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, हॉलैंड के द्वारा कहा गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है बुर्किना फासो बनाम माली एआईआर 1985 का केस था, वो रेस जुडिकाटा से संबंधित था। इसका फॉलोइंग था जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट वाज अप्लाइड। फिर यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्सट्राडिशन वाज द अडॉप्टेड एट पेरिस ऑन द 13 दिसंबर 1957। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 को निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शरण से संबंधित है? मतलब शरण मतलब असाइलम, आर्टिकल 14। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा शांति के लिए संगठित होने का प्रस्ताव पारित किया गया है 3 दिसंबर 1950। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के द्वारा नहीं किया जा सकता? इलेक्शन कर सकता है, सुपरवाइजरी भी होता है, डेलिबरेटिव भी होता है, कॉन्स्टिट्यूएंस नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड नेशन चार्टर का अनुच्छेद आर्थिक और सामाजिक परिषद के गठन से संबंधित है? 61। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय झगड़ा के निवारण का शांतिपूर्ण ढंग नहीं है? इंक्वायरी। अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघ से पीड़ित लोगों के संरक्षण से संबंधित जेनेवा विषय 1949 को 2 अतिरिक्त प्रोटोकॉल अंगीकृत किया गया था, वो था 8 जून 1977। थैंक यू।